नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश की सियासत में शायद ये पहली बार ही होगा कि कांग्रेस में इतना बड़ा कंफ्यूजन दिखा। अब सीएम शिवराज सिंह से मिलने के लिए दिग्विजय एक तरफ धरना दे रहे थे तो दूसरी तरफ सीएम से कमलनाथ की मुलाकात हो गई और कमलनाथ को ये भी नहीं पता था कि दिग्गी राजा धरने पर हैं। अब इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। किसी से मिलने का समय नहीं, किसी से मुलाकात भी इत्तेफाक है। कमलनाथ को दिग्गी की खबर नहीं, दिग्गी को मुलाकात की भनक नहीं। कांग्रेस में ये कैसा कंफ्यूजन है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार का दिन सियासत से भरा रहा। इस दौरान नेताओं की हुई मेल मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज से मिलना चाहते थे। समय नहीं मिलने पर वो धरने पर बैठ गए। इस बीच स्टेट हैंगर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात अचानक सीएम शिवराज से हो गई। फिर इसके बाद कमलनाथ दिग्गी से मिले, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए एक सवाल बन गया है। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, दे रहे हैं, मेरे से टाइम मांग रहे हैं। मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे, क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी कि 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज सुबह या कल रात को कैंसिल कर दिया गया। अब इन मुलाकातों पर अलग सियासत शुरू हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। कमलनाथ जी को पता ही नहीं है कि उनके नेता धरने पे बैठे हैं और न संगठन को पता है न कोई उनके साथ है। और दिग्विजय सिंह जी भी बुढ़ापे में सटिया गए हैं और जब से सत्ता गई है, जब से मछली जैसे तड़पते, जैसे पानी को मछली से बाहर निकाल दो तड़पती नहीं, ऐसे तड़प रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के नेता हो। और इसलिए ये घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो और नोटंकी करना बंद करो। वैसे सियासत के बीच दिग्विजय को शिवराज से मिलने का समय भी मिल गया। 23 जनवरी को दोनों की मुलाकात होगी। बात यह है, फिर अब आज जब हम वहाँ से निकल रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी निवास पे जाने के लिए, तो मेरे पास सूचना आई कि साहब 23 तारीख को 11:15 बजे अब मुख्यमंत्री आपसे मिलेंगे। हमने कहा हमें लिखित में दे दीजिए, हम उड़ जाएंगे। लिखित में नहीं दिया। हमने कहा जो लिखित में न दो, हालांकि प्रमुख सचिव हैं मनीष रस्तोगी, हम उनका सम्मान करते। हमने कहा वो मुझे फ़ोन पर सबके सामने कह दें। मैंने स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने साहब आपको टाइम दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं था। शुक्रवार को भोपाल में सियासी घटनाक्रम पर जो सवाल उठे हैं और जिस पर बहस गरमाई हुई है वो है, क्या कांग्रेस में कंफ्यूजन है? क्या कमलनाथ को बिना बताए दिग्गी ने धरना प्लान किया? क्या समन्वय की ये कमी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात करेंगे बीजेपी की। देवास में भी बीजेपी का बूथ अभियान शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज ने चिड़ावत बूथ पर एक सभा की। सीएम ने चिड़ावत के दत्त मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बूथ समिति के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जहां सीएम ने बूथ प्रभारियों को मंत्र दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि बूथ प्रभारी पीएम के मन की बात सुने, लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, महीने में एक बार बूथ समिति के सदस्य मुलाकात करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन भी किया। इसके बाद शिवराज ने गांव के पूर्व सरपंच कंवरलाल के घर पहुंचकर खाना भी खाया। फिर बूथ समिति में कौन कौन से काम करना चाहिए, जैसे अपने बूथ में समाज के सब वर्ग के भाई और बहन बूथ समिति में शामिल है कि नहीं, कौन ऐसा है जो हमारे संपर्क में नहीं है उसको संपर्क में लाएं, हितग्राहियों की सूची बनाएं। लोग जिनको ऐसे हैं कि कोई शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या कोई परेशानी में है तो वो कैसे हल करें, दूर करें। प्रमुख लोगों के साथ महीने में एक बार बूथ समिति के मित्र मिलें, प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने। ऐसे अनेकों करनी काम हैं जो हमने यहाँ पे चर्चा की है। और अब बात करेंगे एक सांसद के दर्द की। खबर मुंगावली से है, जहां गुना सांसद केपी यादव का दर्द छलक पड़ा।
केपी यादव ने अपने दर्द को बयां करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिख दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के कार्यक्रम में मुझे उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। मुझे और कार्यकर्ताओं को उचित स्थान नहीं मिलता है। इसके अलावा अधिकारी भी इस इलाके में सांसद के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। क्या कुछ कहा सांसद ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं एक नए भारत का शिक्षित व्यक्ति हूं और यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। मैं यहाँ चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको मैं अवगत कराऊं, क्योंकि यहाँ की 17 लाख जनता ने मुझे चुना है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासी घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल इस सियासी घमासान में उस वक्त तूल पकड़ लिया जब इंदौर में कांग्रेस ने पूर्व सीएम उमा भारती के पोस्टर लगा दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। शराबबंदी पर सियासी तकरार, एमपी में शुरू हुआ पोस्टरबाज। कांग्रेस ने लगाए उमा भारती के पोस्टर। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ते जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच अब शराबबंदी पर पोस्टरबार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी घेरा है। दरअसल कांग्रेस शराबबंदी कराने के दावा करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उनका वादा याद दिला रही है। कांग्रेस नेताओं ने इंदौर के रीगल, राजवाड़ा, छावनी, सिंधी कॉलोनी चौराहे पर उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ने इन पोस्टरों के जरिए यह सवाल भी उठाया है कि आखिर शराबबंदी को लेकर उमा भारती मैदान कब संभालेंगी। पोस्टर लगाने का मुख्य कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा था कि 15 जनवरी से प्रदेश के अंदर मैं एक ऐसा आंदोलन करूंगी शराबबंदी को लेकर कि अगर मुझे शराबबंदी कराने के लिए अगर लठ भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगी। मगर उनकी इस घोषणा को उनके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दरकिनार करते हुए एक ऐसी शराब नीति लाई गई कि इसमें 20% तो शराब सस्ती की गई, साथ ही घर घर शराब की दुकानें खोलने की नीति भी रास्ते साफ कर दिए। कांग्रेस के इस पोस्टरबार पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने जिस तरह से जन जागरण अभियान चलाने की बात कही है वो सराहनीय है, लेकिन कांग्रेस उमा भारती के पोस्टर लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश में है, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। शराबबंदी और नशाबंदी को लेकर जिस जनजागरण अभियान की आदरणीय उमा दीदी बात कर रही हैं, वह निश्चित रूप से समाज को विकार मुक्त और व्यसन मुक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है, एक सार्थक कदम है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को विचार करना है कि इस प्रकार की औछी हरकतें और स्तरहीन हथकंडों से वो कब तक राजनीति के लाइमलाइट में बने रहें। बहरहाल उमा भारती सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा कर रही हैं कि एमपी में शराबबंदी होकर ही रहेगी। उमा भारती के इस दावे पर बीजेपी जहां बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बहाने बीजेपी को घेर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कितना कामयाब हो पाती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर छत्तीसगढ़ में फिर एक बार सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी को घेरा है, वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार को उसका वादा याद दिलाते हुए पलटवार करने में लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी का वादा किया था। सरकार बने 3 साल हो चुके हैं। विपक्ष और जनता दोनों ही कांग्रेस को उसका वादा याद दिला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार शराब की बिक्री कम करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे इस पर आगे भी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को इस विषय पर कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार शराब की बिक्री बढ़े इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के मुताबिक
अब शराब की दरों में 10 से 12% की कटौती की जाएगी। लोगों को अपने घर में शराब स्टॉक करने की 4 गुना क्षमता प्रदान की जाएगी। लोग अपने घर में बार खोल सकेंगे। सारे एयरपोर्ट पर शराब की प्रीमियम दुकानें खुलेंगी। पूरे देश में शराब को बेचने के लिए ऐसी उदार पॉलिसी किसी राज्य में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ का नेता विशेषकर रमन सिंह जी अपना रुख स्पष्ट करें, क्या वो मध्य प्रदेश की शराब नीति का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने खुलकर आ सके। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का कहना है कि यहां से कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में जाकर राजनीति करें। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने वादा किया था, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हम मध्य प्रदेश की बात क्यों करेंगे? सरकार को जवाब देना चाहिए कि शराबबंदी का वादा किसने किया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हम मध्य प्रदेश की बात क्यों करेंगे? जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात करना होगा तो वो जो नेता है ना, वो जाए मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का टोटा पड़ गया है? मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी कहा था, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी को और सरकार को जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का दावा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस अब शराबबंदी के सवाल पर घिरती दिख रही है। वहीं शराबबंदी की मांग करने वाली बीजेपी दूसरे राज्य में शराब बिक्री को प्रोत्साहित करती दिख रही है। मतलब साफ है कि शराबबंदी सियासत से ज्यादा दोनों दलों के लिए कुछ नहीं है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में इंडिया गेट पर अब अमर ज्योति नहीं जलेगी, क्योंकि अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में विलय हो गया है। 50 साल से ये ज्योति इंडिया गेट पर देश के शहीदों की याद में जलती आ रही थी, जो अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जलेगी। इसकी शुरुआत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 1971 में की थी, लेकिन दिसंबर 2021 में भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के 50 साल पूरे हुए। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक ज्योति पहले से मौजूद होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति को 1971 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत के बाद युद्ध स्मारक में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने आज़ादी के बाद से देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। 25 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। युद्ध स्मारक में देश के लिए शहीद होने वाले 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी ने अब सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, अमर जवान ज्योति को आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते हैं। हम जब सरकार में आएंगे, सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर इंडिया गेट पर जलाएंगे। आज 50 साल के बाद अमर जवान ज्योति पे को नेशनल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम है उसके साथ मिलाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। नेशनल वॉर मेमोरियल जो अभी पिछले 3 साल में जो बना है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन सलामी है हमारे सोल्जर, सेलर, एयर वॉरियर्स को। और जो अभी अमर जवान ज्योति है वहाँ मर्ज की जा रही है, तो ये जब जाएगा वहाँ पर तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए इस बात पे कि नेशनल वॉर मेमोरियल में अभी हम वहाँ पर एक इंडियन सोल्जर्स, सेलर, एयर वॉरियर जिन्होंने 1947 के बाद, और 25,000 हैं उसमें से जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उनको सल्यूट करेंगे। और अब बात करेंगे यूपी की, जहां चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना दूसरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में मुख्य तौर पर युवाओं के लिए कई वादे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए भर्ती विधान का अनावरण किया है। प्रियंका ने कहा कि युवाओं से बात करके ही ये भर्ती विधान तैयार किया गया है। यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है, इसीलिए ये विधान बनाया गया है। युवा क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हमारा ये प्रयास है कि नौजवानों की समस्याओं को सुलझाया जाए। हम जॉब कैलेंडर बनाएंगे, कड़ाई से इसका पालन करेंगे, पेपर लीक को भी रोका जाएगा।
सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी ही होंगी। आज मैनिफेस्टो जारी करते समय प्रियंका ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए। मैनिफेस्टो जारी करते समय जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने उल्टा सवाल दागते हुए पूछ लिया, आप कोई और चेहरा देख रहे हैं क्या? प्रियंका का जवाब अपने आप में ये इशारा है कि पार्टी का सीएम चेहरा वही होंगे। जाहिर है ये पहला मौका है जब प्रियंका ने खुलकर संकेत दिए कि वो ही यूपी में सीएम का चेहरा है। क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। आपने स्विमिंग पूल में तैराकी का मजा तो जरूर लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्राकृतिक स्विमिंग पूल की बात बताने जा रहे हैं जिसे आदिवासियों का स्विमिंग पूल भी कहा जा सकता है। पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच ये स्विमिंग पूल आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इस कुंड का अस्तित्व अब कहीं खोता जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जंगल पहाड़ का रोमांच और ठंड में गर्म कुंड में नहाते लोग। ये नजारा है मंडला से करीब 18 किलोमीटर दूर बबैया गांव का, जहां इस जल स्रोत से साल के 12 महीने गर्म पानी निकलता है। यही वजह है कि ठंड के दिनों में यहां लोगों का हुजूम उमड़ता है और पूरी जगह पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो जाती है। लोगों की माने तो कुंड के गर्म पानी से नहाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए जब ठंड में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तब भी लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं। एक स्रोत है और ये काफ़ी समय में बन पाते हैं। ये नेचुरल बनने में बरसों लग जाते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन आम नागरिक को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्रोत सरकार के नहीं है, ये आम जनता के हैं। और आम जनता यदि इसकी रक्षा नहीं करेगी, इसका संरक्षण नहीं करेगी, तो ये आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सुना था, जब भी मैं मंडला आती थी तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे गर्म कुंड है और जिसमें चर्म रोग की जो है खत्म करने की विशेषताएं हैं। तो इस बार मैं आई थी देखने के लिए कि गर्म कुंड कैसा है, और पानी जो है बिल्कुल साफ़ नहीं है, वो बिल्कुल ही हरे रंग का दिख रहा है और उसको छूने में भी बहुत खुद में ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे तो नहीं लगा कि ये जो है इतनी विशेषता अब इस पानी में रह गई है। जहाँ ये गर्म पानी का कुंड है, इसके बारे में काफ़ी मैंने सुना है, अपने क्षेत्र में काफ़ी सुना है कि यहाँ चर्म रोग का निदान है
और जो चीज़ें दवाइयों से ठीक नहीं होती है वो यहाँ आके आप गर्म कुंड में स्नान करने से मात्र आपके चर्म रोग से निदान पाया जा सकता है। इस कुंड की देखरेख कर रहे स्वामी सुरेशानंद महाराज इस जगह को परशुराम की तपोस्थली बताते हैं। उनका कहना है कि परशुराम जी मां नर्मदा नदी के किनारे ही तप किया करते थे। इतना ही नहीं, महाराज का ये भी कहना है कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं। स्थान भगवान परशुराम जी की तपस्थली है। यहाँ भगवान परशुराम जी तपस्या करते थे। ये स्थल ये कहने वाला अग्नि सर्तीत कहलाता है। भगवान परशुराम जी जब ये जघन अत्याचारियों को मारे हैं, उसके पाप धोने के लिए इस कुंड में स्नान किए थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो यहाँ पर आकर के इस कुंड में स्नान किए, जिससे पाप ताप जो इनकी कहने मतलब हत्याएं जो थी वो हत्या से मुक्त पाए हैं। और इसके बाद फिर वो यहाँ से नीलगिरी पर्वत में तपस्या करने चले गए। इस कुंड को लेकर जानकारों का मानना है कि ज्वालामुखी के लावे से धरती के भीतर बेसाल्ट जोन बनता है, जिसकी वजह से चट्टानों के बीच घर्षण पैदा होता है और इसके रास्ते में आने वाला पानी गर्म रहता है। इसलिए इनमें सल्फर की मात्रा ज्यादा रहती है, जो कुछ चर्म रोगों में भी फायदा करती है। शायद यही वजह है कि कान्हा नेशनल पार्क टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र तो है ही, लेकिन मंडला पहुंचने वाले पर्यटक के लिए भी ये कुंड किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। देवेंद्र यादव, बंसल न्यूज, मंडला। इस रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।